वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे एस्पिरेंट का इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया एंड अभी जो रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उन्होंने उसको भी क्वालिफाई किया। उन्होंने किस तरह से प्रेपरेशन की उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। अ, सबसे पहले सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया अपनी बात रखने का। सर मेरा नाम जोगिंदर पाल है और मैं लखनपुर में रहता हूँ और सन 1997 में मेरा एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों पैर कट गए थे। तो उसके बाद मैंने एजुकेशन जो मेरा सफ़र था वो काफ़ी मुश्किलों भरा था और मेरे माँ-बाप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे गोद में उठाकर और स्कूल से लेने भी आते थे और इसके बाद सर मैंने कॉलेज भी किया और कॉलेज में भी यही सारी चीज़ें चली। वो छोड़ने जाते थे और वापस लेने भी आते थे। अ, तो जी सर। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपको क्या लग रहा था कि अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है? मतलब आपको कैसा फील हो रहा था कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ? एंड जैसा कि एक्चुअली आप सर देख रहे जब हो एक्सीडेंट हुआ था तो इतना कंपटीशन का ज़माना है तो अब आपको क्या लगता था? मैं मतलब क्या लगता था आपको? कैसे आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तब छोटा था, इतनी समझ तो नहीं थी दुनिया की। लेकिन माँ-बाप ने गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जीवन में कुछ अ पा सकोगे तो वो एजुकेशन ही है जो आपका सहारा बनेगी। तो भाई-बहन मेरी बहनों ने भी बड़ा साथ निभाया और उन्होंने भी मतलब बड़ा गाइडेंस दी मुझे और उन्होंने मतलब कि मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि पढ़ाई से ही आप वो सारी चीज़ें हासिल कर पाओगे, जो आप अगर नहीं पढ़ोगे और आपकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला जी आपने। सर। थोड़ा आप अपनी फैमिली के बारे में बताएँगे? आपकी फैमिली क्या है? थोड़ी मतलब क्या कंडीशन है? आइदर थोड़ी अमीर है, मिडल क्लास है या किस तरह की फैमिली है आपकी? अ, सर एक्चुअली हम मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरी 4 बहनें और मैं हूँ। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई थी और 1.5 साल का बच्चा भी है मेरा। हुँ, तो हुँ। सर हम मिडल क्लास ही थे, इतना मतलब कि हाई-फाई नहीं थे। मेरे पापा वो लेबरर का काम करते थे और उसी से हमारा जो है वो गुज़ारा चलता था और 5 भाई-बहन हम पढ़ते भी थे। जी, हाँ, मतलब आप एक ही भाई हो, आपका मतलब दूसरा कोई इनकम का नहीं है, आपके जो पापा कमाते थे वही होता था। जी। हुँ। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन की है और इसके बाद मैंने बीएड भी की है और एमए इकोनॉमिक्स भी की है। अच्छा, अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने मतलब तुरंत जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की या आपने फर्दर स्टडीज़ की या किस तरह से आपने किया? सर मेरी ग्रेजुएशन 2012 में हुई थी और उसके बाद मैंने बीएड की और उसके बाद सर मैंने एमए इकोनॉमिक्स की और जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो मैंने 2017 से शुरू की थी, तो पहले सक्सेस नहीं मिली और सर गाइडेंस भी देने वाला कोई नहीं था और जब सर यूट्यूब पे आप जैसे टीचर्स की गाइडेंस मिली तो फिर एग्ज़ाम क्वालीफाई होना भी शुरू हुए। मैंने सर रेलवे का भी किया है रिसेंटली एनटीपीसी का और जेएसए में मैं 1 रैंक से रह गया था और सब ऑडिटर का भी मेरा क्वालीफाई हुआ है और इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी मेरा अच्छा स्कोर। अच्छा, अच्छा, जी। आपने अभी तक कितने मतलब अटेम्प्ट दिए इसमें जेकेएसएसबी के लिए आपने कितने आपने अप्लाई किए हैं? अ, सर इसके लिए मैंने 7-8 एग्ज़ाम दिए। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से शुरुआत समझें तो 7-8 दिए हैं। अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि अभी रिसेंटली आपका जो मतलब सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फाइनेंस जी। अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, तो किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे? कितने घंटे आप पढ़ते थे? एंड आपकी जो शादी भी आई थिंक एग्ज़ाम के बीच में हो गई, अ, तो किस तरह सर से आप मैनेज एक्चुअली करते थे? शादी सर मेरी 2020 में हुई थी और उस टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का निकला था। तो हुँ, वो मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। अच्छा, तो उसके बाद फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आया तो उसके बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की। डेली सर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था और सारा दिन सर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देख
बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका भी कि आपने बड़ा अच्छा हमें पढ़ाया मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा स्टैट भी आपने पढ़ाया। और जो सर आपने एंड में वो क्रैश कोर्स करवाया था, वो भी बड़ा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी पीडीएफ और क्विज वगैरह देते थे, कुछ ना कुछ आप देते रहते थे मटेरियल। पर्सनली भी मैंने 1-2 बार आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपने हेल्प भी की मेरी। तब शायद आपको पता नहीं था मेरे अच्छा, बारे अच्छा। में। हाँ, तो हाँ, मैंने मैंने आपकी वो एक ट्विटर पे आपकी वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आपका मतलब बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से आपने हार्ड वर्क किया है। आपकी आई थिंक दोनों टाँगें नहीं हैं, फिर भी जी, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, किस तरह से मैनेज किया है। हमारे मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आपने किस तरह से मैनेज किया, ये बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस देगा कि अगर आप जैसे स्टूडेंट्स इस कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हो, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, तो हम भी कर सकते हैं। सर इंसान अगर ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं सर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो शुरू-शुरू में मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता था और मुझे वो वीडियोज़ देख के ये फ़ील आया अंदर से कि ये लोग अगर इतनी डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट हम मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। सर मेरे दोनों पैर नहीं हैं। मुझे भी ये चीज़ फ़ील होती थी कि जो चीज़ें नॉर्मल कैंडिडेट्स कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, जहाँ उनका कोई फ्रेंड सर्कल है, वो उनसे हेल्प ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे और आप जैसे टीचर्स हों गाइडेंस देने के लिए तो हर कोई, हर एस्पिरेंट इस मुकाम को हासिल कर सकता है। हुँ, तो जैसे कि आपने बोला था कि आपकी जो शादी भी है, वो हो चुकी है, तो आप आजकल किस तरह से मैनेज करते हो? क्या आप कोई जॉब करते हो? अभी आपकी सिलेक्शन तो आपकी तो मतलब आपने क्वालीफाई तो एग्ज़ाम कर लिया, बट वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कैसे करते हो सारा मैनेज? सर अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है गुज़ारा करना। मुझे और मेरी पत्नी दोनों को 1000 पर मंथ मिलता है मेरी डिसेबिलिटी का पेंशन। हुँ, तो हुँ। उसी से हमारा गुज़ारा हो रहा है और इसके अलावा सर मेरी एक शॉप है वो मैंने रेंट पे दी हुई है। उससे भी थोड़ी इनकम हो जाती है मतलब 4-5 हज़ार मेरा निकल जाता है पर मंथ। तो 4-5 हज़ार से सर गुज़ारा तो मुश्किल है बट हम कर रहे हैं मैनेज और उम्मीद है कि जल्दी से हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जाएगी और 2022 खत्म होते-होते शायद जॉइनिंग भी हो जाए। जी। आपको क्या लगता था कि जब मतलब हमारी जो स्टेट यूटी बन गई थी, तो बोल रहे थे कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट आएगी, ये होगा, वो होगा, तो आपको क्या लगता है मतलब सच हो सर रहा है ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट? अभी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, ये भी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का ही एक हिस्सा है। तो कुछ हो नहीं रहा है, 2-3 साल तो लग रहे हैं एक में, वो भी सर फाइनल नहीं हो उम्मीदें रही तो है। बड़ी थी कि अब जब 370 इन्होंने एब्रोगेट किया था तो बड़ी उम्मीदें थी कि अब हर चीज़ फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगी। तो सोचा तो यही था कि 7-8 महीने में हो जाएगा शायद कंप्लीट ये पूरा प्रोसेस। बट ये सर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये सरकारें आती हैं जाती हैं और हम यूथ जो है वो वहीं का वही है। तो अब आपका क्या मैसेज है? अभी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो नहीं आ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट से? सर मेरा आपके चैनल के माध्यम से अगर एलजी सर हमें सुन रहे हैं तो यही मैसेज है कि जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो आप ही की तरफ से हमें ट्वीट्स मिले थे कि एग्ज़ाम एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट हुआ है। और उस समय के जो हमारे चेयरमैन सर थे मिस्टर खालिद जहांगीर सर, उन्होंने भी मीडिया में आके हमें एश्योरेंस दिया था कि एग्ज़ाम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन जो उस समय बच्चों ने उठाए थे, उन्होंने वो सारा मीडिया में आके क्लियर किया था। हुँ, हुँ। अब 4 मंथ बाद सर अचानक से ये बोल रहे हैं कि हमने इस पे इंक्वायरी बिठा दी है। तो 4 मंथ तक इनकी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो क्या सो रही थी? एलजी सर ने खुद अपनी रिसेंटली एक स्पीच में बोला था कि एसआई के पहले जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, वो सारे ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट हुए हैं।
सर वो एलजी सर हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको इनपुट्स होते हैं जांच एजेंसियों के, तभी वो कुछ बोलते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि कुछ भी मुँह में आए वो बोल दिया। तो यही एलजी सर से मेरी दरख्वास्त है कि अ, अगर उनको अगर कुछ लगता है कि इसमें इर्रेगुलरिटीज़ हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है। अगर इसमें ऐसा कुछ होता तो वो पहले ही बात सामने आ जाती। जैसे ऐसे एसआई के टाइम हर दिन खबर आ रही थी कि 40 करोड़ का हो गया, ये 100 करोड़ का हो गया, अखनूर की लाइब्रेरी, सिबलिंग्स का जैसे आया सामने। हमारे में ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसे ही इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि एक ही कंपनी ने दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। सर इससे पहले भी बड़े सारे एग्जाम इस कंपनी ने कंडक्ट करवाए हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फोर्थ क्लास का भी इन्हीं लोगों ने करवाया था। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं इसमें। तो अगर वीडियोग्राफी नहीं हुई है तो सर उसमें हमारा क्या कसूर? हमारा काम था पढ़ना। वो चीज़ हमारे मतलब कि हमने नहीं करनी थी। हमारा काम था पढ़ना, पेपर देना और क्वालिफाई करना। अगर इनकी तरफ से कोई चूक हुई है तो उसके लिए हमें जिम्मेवार न ठहराया जाए। जो लोग ऑफिशियली इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। हम क्यों उनकी वजह से भुगतें? और जो वीडियोग्राफी का ये बोल रही हैं सर, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फोर्थ क्लास में भी वो चीज़ नहीं हुई थी। तो क्या अब ये उसको भी स्क्रैप कर देंगे फिर इस बेसिस? बिल्कुल जी। सही है, बिल्कुल सही आपकी बात है। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जब जेकेपीएसआई का मतलब ये चल रहा था कि स्कैम हो रहा था, तो जितने भी न्यूज़पेपर थे तो हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर इसमें पेज पे होता था कि जेकेपीएसआई में स्कैम हुआ है, ये हुआ है, अखनूर लाइब्रेरी है, फिर इतनी सिबलिंग्स है। लेकिन आज जो है 23 डेज़ हो चुके हैं इसको स्क्रैप किए हुए। लेकिन आज तक ना हमें वो अखनूर की लाइब्रेरी दिखी कि वो कहाँ है लाइब्रेरी, और ना कोई किसी को अरेस्ट किया गया है, ना ये पता चल चुका है कि किसने पेपर लीक किया है, कुछ भी अभी हमें पता नहीं है। और ना ही वो न्यूज़पेपर अब वो सवाल उठा रहे हैं कि जेकेपीएसआई में कहाँ पे स्कैम हुआ था, किसने स्कैम किया है। तो आई थिंक 23 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें जेकेपीएसआई का ही नहीं पता चला है कि इसमें स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था। अभी तो जो भी हमने सुना है वो तो सिर्फ हमने न्यूज़पेपर से सुना है। तो हमारी तो यही होनी चाहिए, हम सबकी यही रिक्वेस्ट है कि जो स्कैमर है वो आना चाहिए पब्लिक में। अगर एग्जाम स्क्रैप करते रहेंगे फिर कुछ नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे ये जो स्क्रैपिंग सिस्टम है, ये स्क्रैपिंग सिस्टम चल रहा है 2019 से। पहले तो जितने भी 2019 से पहले एग्जाम थे वो सारे स्क्रैप हुए। फिर बैंक का जो बैंकिंग एसोसिएट था, हालांकि बच्चों ने एग्जाम भी दिया था, फिर वो भी स्क्रैप हुआ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम स्क्रैप हुए। अभी एसआई का भी एग्जाम स्क्रैप हुआ, लेकिन टिल नाउ हमें किसी के बारे में अभी किसने स्कैम किया है कोई पता नहीं है। तो यही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी, कि सिर्फ अफवाहें उठ रही हैं कि भाई स्कैम हुआ है। अभी इसके एग्जाम हुए आई थिंक 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं, तब तक तो किसी ने नहीं बताया। जब ये एसआई का हुआ तो सभी बोल रहे हैं कि इसमें हुआ है। सबसे पहले स्कैमर आना चाहिए फ्रंट में, फिर जाके आगे कोई स्टेप उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले तुम एग्जाम को स्क्रैप करो, फिर बाद में आप आराम से देखते रहो। हम सबकी यही मतलब अपील है गवर्नमेंट से कि सबसे पहले जो स्कैमर है उनको फ्रंट पे लाओ, हम उनको देखना चाहते हैं कि इसने स्कैम किया। अगर जेकेएसएसबी कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है उसको भी लाया जाए, बच्चे हैं उनको भी लाया जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जल्दी से जल्दी जो भी रिजल्ट आए आपके लिए बेस्ट ही हो। सो बेस्ट ऑफ थैंक यू सर, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया अपनी बात रखने का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। लक। ओके बेस्ट।